हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्ट 3 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि आप प्रोसीजर क्या होते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। जो भी डेटाबेस के अंदर है वो क्या प्रोसीजर होकर फॉलो करता है, कैसे हमारा डेटा हम एक्सेस करते हैं, ये सब बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था क्या ट्रांजैक्शन है, क्या रोल बैक है, क्या लैंग्वेज है, डीडीएल है, डीएमएल है, ठीक, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ये सब बारे में हम लोग ने पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि प्रोसीजर फॉर डेटाबेस एक्सेस। ठीक, देखिए, जब भी डेटाबेस को एक्सेस करना होता है कुछ चीजें होती है जिसको हम लोग फॉलो करके चलते हैं। पहला, हमारे पास एक यूजर होता है। ठीक, यूजर क्या चाहता है कि वो अपना डेटाबेस को एक्सेस करे। डेटाबेस यहाँ पे है। ठीक, अब इनके बीच में कहाँ कहाँ से हमारा जो रिक्वेस्ट है वो जाती है। देखिए, जब भी डेटाबेस के अंदर डेटा को एक्सेस करने की बात आती है तो प्रोसीजर फॉलो होता है। प्रोसीजर क्या है? यूजर से डायरेक्टली यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सबसे पहले। अगर डेटाबेस को एक्सेस करना है सबसे पहले वो किसको करेगा? डेटा मैनेजर को, जो डेटा को मैनेज करता है। ठीक, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट होता है उसके स्पेसिफिक रिकॉर्ड यहाँ पे रखे जाते हैं। देन डेटा मैनेजर के पास होते हुए फिर मूव करता है, ये कहाँ जाता है? ये फाइल मैनेजर के पास जाता है। ठीक, फाइल मैनेजर जहाँ ऑलरेडी सारी फाइल्स होती हैं। देन उसके बाद एक और फॉलो होता है पाथ, वो होता है डिस्क मैनेजर। डिस्क मैनेजर जहाँ पे जो स्टोरेज होता है, जैसे कि स्पेसिफिक जो फाइल्स होती हैं जहाँ रिक्वेस्ट किया जाता है वो चीजें होती हैं। ठीक, हमारी जो फाइल्स होंगी किसी डिस्क में तो स्टोर होंगी ना, तो उसके भी फाइल के बाद डायरेक्ट कहाँ जाता है? डिस्क मैनेजर के पास। डिस्क मैनेजर कहाँ क्या करता है? अब डिस्क मैनेजर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ। ठीक, ये प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक, कैसे किया? सबसे पहले यूजर ने रिक्वेस्ट किया, हमको एक डेटा चाहिए, इसका डेटा देखना है। तो वो सबसे पहले किसके पास गया? डेटा मैनेजर के पास। ये पॉइंट 1 हो गया। डेटा मैनेजर से डायरेक्ट कहाँ गया? फाइल मैनेजर के पास। ठीक, फाइल मैनेजर जहाँ जहाँ फाइल स्टोर होती है वहां भी कुछ होता होगा ना। फाइल कहाँ स्टोर होती है? किसी डिस्क में स्टोर होती है, किसी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होती है। तो स्टोरेज डिवाइस कौन से हो गए? डिस्क मैनेजर। तो हम लोग कहाँ जाएगा? डिस्क मैनेजर के पास जाएगा। अब डिस्क मैनेजर क्या होता है कि अब वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है किसके साथ? डेटाबेस के साथ। जहाँ पे हम ये डेटाबेस क्या होता है? एक टाइप से सेकेंडरी स्टोरेज होता है। ठीक, ये लार्ज अमाउंट डेटा होता है, स्टोरेज डिवाइस होती है जहाँ पे सारा डेटा है स्टोर होता है। अब ये क्या होता है? 4 स्टेप होगा। अब यहीं से डेटा हमारा आएगा। हम तो यहाँ तक रिक्वेस्ट पहुंच गई जब, तो यहाँ पहुंचने के बाद अब डायरेक्टली क्या होता है? फिर से जब आंसर आता है तो आंसर कहाँ आता है? डिस्क मैनेजर, देन फाइल मैनेजर, देन डेटा मैनेजर, देन यूजर के पास जाता है। यूजर उस डेटा को कम्युनिकेट कर सकता है, उस यूजर डेटा को देख सकता है। ये सारा प्रोसीजर फॉलो होता है। कितने प्रोसीजर फॉलो करने पड़े यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 4 प्रोसीजर फॉलो करने पड़े। अगर यूजर को भी मिला दे टोटल 5। 5 कैसे? सबसे पहले यूजर है 1। ठीक, यूजर को अगर हटा दें तो हमारा क्या आ गया? 1 हमारे डेटा मैनेजर, फाइल मैनेजर, देन डिस्क मैनेजर, देन डेटाबेस। ठीक, अगर यूजर को इंक्लूड करेंगे तो टोटल हमारे क्या हो जाएंगे? 5 प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि डेटाबेस यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए, डेटाबेस यूजर जो होते हैं, ठीक, एक पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ। ठीक, बट यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को मैनेज करने के लिए भी लोग होते हैं। जैसे कि अगर आपके बात की जाए, आपके कॉलेज में एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट होगा, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए ना एक एडमिन होगा। ठीक, जो आपकी उसको पब्लिश करेगा, आपकी बुक्स को पब्लिश करेगा, कब रिटर्न करना है, आपके लेट हो गया तो फाइन देगा, नहीं देंगे, ऐसा सब कुछ होता है। वो सब कौन करता है? एडमिन करता है। ठीक, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना, वो सब कौन करता है? एडमिन करता है। ठीक, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक, अगर नेटिव यूजर की बात की जाए तो जैसे कि अनसोफिस्टिकेटेड यूजर की बात होती है। अनसोफिस्टिकेटेड यूजर क्या से होते हैं? जैसे कि ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उसके अंदर, एटीएम हो गया, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो गया। ठीक, अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम की बात करें, देखिए क्या क्या होते हैं यहाँ पे। एक होता है नेटिव यूजर होता है, दूसरा होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब ये क्या होता है? जो डायरेक्टली सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी कि डेटा को डिलीट करना है, मैनिपुलेट करना है, क्रिएट करना है, वो सब कौन मैनेज करता है? एप्लीकेशन मैनेजर करता है। ठीक, नेटिव यूजर क्या होता है? जो अनसोफिस्टिकेटेड यूजर होता है, हु डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, ये डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, एटीएम। ठीक, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो डायरेक्टली हमारी क्वेरीज को क्रिएट करता है, डिलीट करता है, मैनिपुलेट करता है। यहाँ पे एक चीज लिखी है डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डेटा मैनिपुलेशन में जो क्वेरीज होती है उनको कौन फॉलो करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉलो करता है। थर्ड आता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर ये होता है जो इंटरेक्ट करता है किसके साथ? एसक्यूएल क्वेरी की हेल्प से, डायरेक्टली थ्रू
क्वेरी जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है, एसक्यूएल के प्रोग्राम चला के वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। ठीक, इतना तो हमने देख लिया। अब लास्ट में जो होता है, देखिए लास्ट में जो आपने सब्सिक्यूटरी यूजर देख लिया, एप्लीकेशन प्रोग्राम देख लिया, नेटिव यूजर देख लिया, लास्ट में होता है स्पेशलाइज्ड यूजर होता है जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक, जो डेटाबेस के जो प्रोग्राम होते हैं, ठीक, उनको इस्तेमाल करता है। ठीक, डेटाबेस के जो एप्लीकेशन है उनको इस्तेमाल करता है। ठीक, जैसे कि क्या हो रहा है, क्या अपडेट करना है, राइट करना है, ठीक, डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक, उन सब चीज़ों को किसको काम होता है, स्पेशलाइज्ड यूजर का काम होता है। ठीक, नाउ आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे डेटाबेस यूजर के बारे में। ठीक, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कौन सा, नेटिव यूजर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर यूजर और स्पेशलाइज्ड यूजर। ठीक, अब बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन वो होता है, ठीक, जो जैसे कि जो हैंडल करता है, जो ओवरऑल चीजें हैंडल करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर कॉलेज की बात की जाए तो एक एडमिन ब्लॉक होगा, वहीं से पूरे कॉलेज को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस के अंदर जो डीबीए होता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओवरऑल पूरा डेटा जो हैंडल करने का होता है वो किसके अंदर होता है, डीबीए के पास होता है, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। ठीक, ये ओवरऑल चेक करता है कि क्या परफॉर्मेंस हो रही है, परफॉर्मेंस डाउन है कि नहीं है, कि किसको यूजर किसको ऐड करना है, जिसको कम्युनिकेट करना है, सारा कुछ जो वर्किंग ओवरऑल जो वर्किंग होती है वो कौन देखता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ टास्क होते हैं। टास्क कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले स्कीमा क्रिएट करना होता है। ठीक, इंटीग्रिटी के कंस्ट्रेंट मेंटेन करने के लिए होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर देखना है के लिए, एसएस मेथड डिफिनेशन के लिए, ठीक, किसको कितना ग्रांट परमिशन देना है, ठीक, उसके लिए परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए, रूटीन मेंटेनेंस के लिए, ये सब टास्क होते हैं किसके, डीबीए के, यानी कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के ये सब काम होते हैं। अब बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, यानी कि हमारे ओवरऑल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के लिए भी क्या एक चीज होती है, यहाँ पे क्या है, वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाई जाती है। यानी कि डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अब कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डेटा ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता क्या है। डेटाबेस ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट प्रोसेसिंग इन अ डीएमएस which डिटेल्स वन और मोर डेटाबेस एसेस ऑपरेशन। यानी कि अगर इजी लैंग्वेज की बात की जाए, ठीक, आप देखते होंगे बैंक में जाते होंगे तो आप कुछ आप अपना पैसा ट्रांसफर करते होंगे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। ठीक, तो उसमें कुछ ट्रांजैक्शन क्या होता है, कभी फेल हो जाता है। ठीक, तो वो जब फेल हो जाता है उसको कैसे मैनेज करेंगे, या ओवर कंप्लीट ट्रांजैक्शन कैसे जाएगा, ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होगा तो पार्शली कैसे होगा। ठीक, उसमें क्या रूल्स होंगे। ठीक, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए एक ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। अगर ट्रांजैक्शन को मैनेज नहीं करेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हैंडल करना। इसीलिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज लगाई जाती हैं। अब प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, उसका नाम है एसिड प्रॉपर्टी। एसिड का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म का मतलब होता है, ए का मतलब होता है एटॉमिसिटी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, आई का मतलब होता है आइसोलेशन, डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक, अगर एटॉमिसिटी की बात की जाए, इसका कहने का मतलब ये होता है, हिंदी में बता रहा हूँ, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक, डिफिनेशन, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि या तो वो ट्रांजैक्शन, यानी कि अगर ए जो अकाउंट होल्डर है वो बी में पैसा डालना चाह रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन या तो पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, पैसे अगर 50 रुपये भेजना चाहता है तो 50 रुपये इसके अंदर आ जाए, और ये इसके जो जो अगर एक तरफ समझिए जो बुक्स होती है, पासबुक होती है, उसमें ये आ जाए, प्रिंट होकर, यानी कि आपका डेटा सेव हो जाए। ठीक, वहां पे आकर कि 50 रुपये आ गए हैं। ठीक, या तो ये ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाए, या ट्रांजेक्शन अगर बीच में रुक रहा है तो ये कंप्लीट ही ना हो, फिर वापस यहीं चला आए। इसका मतलब होता है एटॉमिसिटी। अगर ये हो रहा है, ठीक, या तो कंप्लीट हो या तो हो ही ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा अकाउंट है, ठीक, ये एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अब बात करते हैं, ट्रांजेक्शन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ ऑपरेशन यू कैन, यहाँ पे लिखा है यू एदर एग्जीक्यूट इंटरली डू नॉट एग्जीक्यूट इट ऑल। ठीक, या तो पूरा कंप्लीट हो या तो वो कंप्लीट ना हो। बट लिखा है यहाँ पे एक चीज और लिखा है, देयर कैन नॉट बी पार्शली एग्जीक्यूशन, यानी कि ऐसा ना हो कि ए से निकला पैसा बी में पहुंचा भी नहीं और बीच में रुका हुआ, इससे डेबिटेड हो गया, इससे क्रेडिट, इसमें क्रेडिट हुआ ही नहीं। ठीक, ऐसा ना हो, या तो पूरा का पूरा हो या तो हो ही ना। ठीक, ना अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, बात करते हैं। ठीक, कंसिस्टेंसी की ये होता है कि हम लोग एक
यहाँ पे स्टेट को मेंटेन करने पड़ते हैं, यानी कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है, ठीक। अब कंसिस्टेंसी वो होती है कि अगर ट्रांजैक्शन एक एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक, तो वो दूसरे अकाउंट में वो चीज वहां पे डिस्प्ले करे। यानी कि एग्जांपल को तो समझते हैं, अगर एक अकाउंट होल्डर ए है, ठीक, इसके पास 100 रुपए है, ठीक, एक अकाउंट होल्डर बी है, इसके पास 50 रुपए है, ठीक। अकाउंट ए ने पैसा ट्रांसफर किया 50 रुपए, यानी कि इसके अकाउंट से 50 रुपए डेबिटेड हो गए। अब डेबिटेड हो गया तो इसके पास कितना पैसा बचा, 50 रुपए बचा ए के पास। अब ये किस में क्रेडिट होने जा रहा है, ये बी में क्रेडिट होने जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद 50 रुपए थे तो 50 और आ गए, ए ने भेज दिए तो कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कंप्लीट हुआ और इसके जो डेटाबेस के अंदर वो 50 रुपए ऐड हो गए। अब इसका जो अपडेट वैल्यू है, अपडेट वैल्यू कितना आ गया, 100 आ गया। तो जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा है, ठीक। अगर पैसा एक अकाउंट होल्डर से निकला है तो वो दूसरे अकाउंट होल्डर में आ गया है और वो अपडेट हो चुका है, ठीक। नाउ अब बात करते हैं आइसोलेशन की, बात करते हैं। आइसोलेशन वो होता है कि जब भी जो अकाउंट होल्डर यानी कि मल्टीपल अकाउंट होल्डर इंडिपेंडेंट काम करे, ठीक है। कोई भी अगर मान लीजिए एक अकाउंट होल्डर ए है और बी को पैसा भेज रहा है और वो सी को भी पैसा भेज रहा है, ऐसा ना हो कि अगर सी को पैसा भेज रहा है तो उसकी वैल्यू इफेक्ट करे बी, मैंने कि बी अकाउंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर बी को पैसा भेज रहा है तो सी अकाउंट इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन काम अकाउंट होल्डर पे काम कर रहे हैं, अकाउंट पे काम कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट जब काम कर रहे हैं तो किसी और दूसरा होल्डर यानी अकाउंट होल्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए या दूसरा डेटा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं आइसोलेशन। अगर इंडिपेंडेंट काम हो रहा है, ठीक, अगर अकाउंट होल्डर ए को पैसा भेज, बी को पैसा भेज रहा है, ए बी को पैसा भेज रहा है, तो ए और सी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अगर ए सी को पैसा भेज रहा है तो बी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक। अगर ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक, तो ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अगर ऐसा आ रहा कि एक ए यहाँ पे अगर ये पैसा भेज रहा है बी को, यानी कि अगर 100 रुपए इसके पास है, 50 रुपए भेज रहा है, ठीक है, 50 रुपए भेज रहा है, बट अब इसी टाइम यहाँ पे अब इस ये क्या कर रहा है, ए 70 रुपए ही बेचने लगा सी को एक सेम टाइम, ठीक। तो बट क्या गया, अभी जब इसने ए बी को भेजा तो इसके पास कितने पैसे बचे, ए के पास 50 रुपए बचे। अभी 85 रुपए भेज सकता है ना, 70 रुपए कैसे भेज सकता है, क्योंकि 70 रुपए इसके पास है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये मतलब समझ लीजिएगा आइसोलेशन नहीं है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है कि 50 रुपए बचे हैं और 70 रुपए भेज रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, इस अकाउंट होल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, सी में, ठीक, वैल्यूज डिफर कर रही हैं, ठीक, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आइसोलेशन प्रॉपर्टी वो होती है कि इंडिपेंडेंट अगर अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दूसरे अकाउंट में, ठीक। अगर मल्टीपल अकाउंट हैं तो अगर एक अकाउंट में काम कर रहे हैं तो बाकी अदर अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। Now, आगे मूव करते हैं, बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी वो होता है कि जो ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका डेटाबेस मेंटेन रहे, उसकी वैल्यू हमेशा स्टोर रहती है डेटाबेस के अंदर, और अगर सिस्टम कभी भी फेल होता है तो उसको हम लोग रिकवर कर पाए, ठीक। ये होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, जितना भी ट्रांजेक्शन है उसको सेव करके चलना पड़ता है, ठीक। जैसे आगे कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर फेल हो रहा है, ठीक, अगर डेटा हमारा लॉस हो रहा है तो हम लोग उस डेटा को रिकवर कर पाए, उसको बोलते हैं क्या है, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। नाउ तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम बात करेंगे स्टोरेज मैनेजर के बारे में।